नाइट ऑफ द हंटेड। कहानी की शुरुआत एक मोटल के कमरे से होती है जहां सुबह के 2 बजे एलिस अचानक बाथरूम में भागती है। जैसे उसका फोन बजता है, उसका पति एरिक फोन पर होता है जो उससे प्यार भरी बातें करता है और एलिस उसे प्यार से जवाब देती है, ये दिखाते हुए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता क्योंकि एलिस उस मोटल के कमरे में अकेली नहीं है। वो अपने कॉलीग जॉन, जो उसका सीक्रेट लवर है, उसके साथ होती है। यहाँ वो एरिक को धोखा दे रही थी और जिस आदमी के साथ वो उसे धोखा दे रही है वो भी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। कॉल कट होने के बाद एलिस और जॉन चुपचाप मोटल से चेकआउट करते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वे ड्राइव करते हैं तो हम एलिस और एरिक के बच्चे को लेकर संघर्षों के बारे में और अधिक जानते हैं। एरिक पेशेंस और सपोर्टिव होता है, लेकिन उसके पीठ के पीछे एलिस एक डबल लाइफ जी रही है। फिर कुछ अजीब होता है। जॉन देखता है कि फ्यूल का गेज तेजी से डाउन हो रहा है। वो परेशान होता है क्योंकि उसने तो कल ही टैंक भरा था। फिर भी वो एक शांत अलग गैस स्टेशन पर फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं, जबकि जॉन फ्यूल भरने के लिए बाहर जाता है। एलिस कॉफी लेने के लिए स्टोर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे वो अंदर जाती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। स्टोर खाली होता है। वो आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो काउंटर पर पैसे छोड़कर जाने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि दीवार पर खून लगा हुआ था। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर सके, एक गोली उसकी बाह में लगती है और कई गोलियां चलती है। एलिस कवर के लिए झुकती है, जबकि जॉन बाहर अपने म्यूजिक में खोया हुआ पूरी तरह से अनजान होता है। वो बाहर झांकती है और तभी वो शूटर को देखती है कि एक स्नाइपर सड़क के पार एक बिलबोर्ड पर छिपा हुआ है। वो बिलबोर्ड पर डरावनी तरह से लिखता है कि गॉड कहीं नहीं है। एलिस अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो पास पहुंचती है स्नाइपर एक ही गोली से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब घायल और अकेली एलिस एक डेस्क पर एक वॉकी टॉकी देखती है, लेकिन ये स्नाइपर की गोलीबारी की रेंज में है, इसीलिए वो हवा में स्नैक्स फेंकती है। जब स्नाइपर उन पर गोली चलाता है तो वो रेडियो की ओर दौड़ लगाती है और उसे पकड़ लेती है। वो दूसरी तरफ के आदमी से पुलिस को बुलाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो इसके बजाय कुछ अजीब पूछता है कि क्या मेरी पत्नी अमेलिया आपके साथ है। एलिस परेशान होकर कहती है कि नहीं। वो आदमी वादा करता है कि वो पुलिस को बुलाएगा, लेकिन फिर वो हंसता है क्योंकि वो वही स्नाइपर था और वो एलिस को वार्निंग देता है कि अगर वो उससे बात करना बंद कर देगी तो वो नीचे आएगा और खुद काम पूरा करेगा। इस बीच जॉन को एहसास होता है कि उसका फ्यूल फिर से कम हो रहा है। वो परेशान होता है क्योंकि एलिस बहुत देर से गई है। वो उसे देखने के लिए स्टोर में जाता है, लेकिन जैसे वो उसे पाता है उसे गर्दन में गोली लगती है, जिससे वो गिर जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन स्नाइपर फिर से गोली चलाता है जिससे जॉन मारा जाता है। अब एलिस वास्तव में अकेली होती है। फिर कुछ देर बाद एलिस किसी और से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे वही आवाज सुनाई देती है। स्नाइपर शांति से उसे बताता है कि आसपास कोई और नहीं है, सिर्फ वे दोनों और उसकी पत्नी अमेलिया। एलिस कमरे को देखती है और लाइट स्विच देखती है। वो सोचती है कि अगर वो लाइट बंद कर दे तो शायद वो बाहर निकल जाए। वो स्विच बोर्ड पर जो कुछ भी मिलता है उसे फेंक देती है। फिर उसे एहसास होता है कि जिस शेल्फ के पीछे वो छिपी हुई है उसमें पहिए हैं। गोलियां लगते हुए एलिस उसे एक तरफ धकेलती है और स्विच को दबा देती है। स्टोर में अंधेरा हो जाता है। तभी एलिस को पता चलता है कि अमेलिया पहले ही मर चुकी है। स्नाइपर अपनी ही पत्नी को मारने की बात एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो बेवफा थी। इससे एलिस काफी डर जाती है क्योंकि वो भी अपने पति के साथ धोखा दे रही है। क्या उसे उसके अफेयर के कारण निशाना बनाया जा रहा है या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। तभी अचानक एक कार गैस स्टेशन में एंटर करती है। एक आदमी जिसका नाम डग है बाहर निकलता है और स्टोर के अंदर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड अमेलिया की तलाश में। उसे देखकर एलिस जल्दी से उसे शांत रहने के लिए वार्निंग देती है और स्नाइपर के बारे में बताती है। उसे एहसास होता है कि डग वही आदमी है जिसके साथ अमेलिया का अफेयर था। वो उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन डग बताता है कि उसने अपना फोन कार में छोड़ दिया है। एलिस उसे बताती है कि अमेलिया को पहले उसके पति ने मार दिया है, लेकिन डग काफी चौंक जाता है। वो बताता है कि अमेलिया कभी शादीशुदा नहीं थी और जहाँ तक उसे पता था वो सिर्फ डेटिंग कर रहे थे। जैसे ही वो काउंटर की ओर बढ़ता है एलिस कुछ अजीब देखती है। स्नाइपर ने डग के आने के बाद से एक भी गोली नहीं चलाई। इससे
उसे शक होता है शायद डग वास्तव में स्नाइपर है, लेकिन डग मना करता है। वो बताता है कि वो और अमेलिया दोनों रात की शिफ्ट में काम करते थे और वो बस उसे देखने आया था। एलिस शॉक्ड रह जाती है कि किस पर भरोसा किया जाए। डग उसे यकीन के लिए सीधे स्नाइपर से बात करने के लिए कहता है। समय बीतता है और शूटर कोई हरकत नहीं करता। एलिस सुझाव देती है कि डग अपनी कार में वापस जाए और अपना फोन लाए। वो उसे दौड़ने के दौरान डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाती है। हालांकि डग डर गया होता है। वो कुछ हिचकिचाहट के बाद मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार तक पहुंचता है और फोन लेने की कोशिश करता है, एक गोली उसे मार देती है। दूसरी गोली फोन को तोड़ देती है। डग जमीन पर बेहोश गिर जाता है। तब उसे पता चलता है डग सच बोल रहा था, वो स्नाइपर नहीं था। एलिस काफी उदास होती है क्योंकि उसने एक निर्दोष आदमी को वहां भेज दिया और अब वो भी भाग नहीं सकती। स्नाइपर रेडियो पर आता है। उसे दोषी ठहराते हुए वो उस पर मर्डर का आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर डग को वहां भेजा। वो उसके अतीत की बातें बताने लगता है कि उसने उसे एक मीटिंग में देखा था और जानता था कि वो कौन है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम कर रही है जो लोगों के लिए हानिकारक दवाई बनाती है। एलिस बताती है कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया मैनेजर है, लेकिन स्नाइपर के लिए ये उसे और भी गिल्टी बनाता है। उसके झूठों के पीछे का चेहरा। वो उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखता है। वो उसकी कंपनी का नाम लेता है, उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है और उसे सेल्फिश कहता है जो दूसरों पर कदम रखकर कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ी। फिर वो अब तक का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि एलिस ने एक बार एक आदमी पर रेप का झूठा आरोप लगाया था ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सके। इसकी वजह से उस आदमी ने अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा खो दी और अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जुटाने का कोई तरीका नहीं बचा। स्नाइपर के लिए एलिस अब सिर्फ एक फंसी हुई शिकार नहीं है। उसकी नजरों में उसे जो कुछ भी हो रहा है वो उसे डिजर्व करती है। जैसे जैसे स्नाइपर रेडियो पर बड़बड़ाता है, एलिस को काउंटर के पास एक ढेर सारे छाते दिखाई देते हैं। उसके मन में एक आइडिया आता है। वो अभी भी श्योर नहीं है कि क्या रेडियो पर आदमी वास्तव में एमेलिया का पति था। आखिरकार स्नाइपर उसे क्लियरली बताता है कि एमेलिया कभी शादीशुदा नहीं थी, यानी शायद स्नाइपर पूरी समय झूठ बोल रहा था। शायद उसने अमेलिया को सिर्फ बदला लेने की कहानी बनाने के लिए मारा। एलिस को परेशान करने और साइकोलॉजिकल कंट्रोल हासिल करने की चाल। पर यह नहीं पता होता कि एलिस पर हमला एक प्री प्लान्ड थी या शायद वो बस गलत समय पर यहाँ आ गई होगी। जबकि स्नाइपर बात करना जारी रखता है। एलिस छातों को एक लाइन में सेट करने लगती है ताकि वो उन्हें कवर के रूप में इस्तेमाल कर सके, लेकिन जैसे ही वो इसे नोटिस करता है वो गैस स्टेशन में कई राउंड फायर करता है। एलिस मुश्किल से गोली से बचती है और एग्जिट की ओर दौड़ती है, लेकिन वो बंद था। वो पैडलॉक तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तभी एक आदमी स्टेशन में फ्यूल भरने के लिए आता है। एलिस ध्यान से देखती है कि उसका क्रेडिट कार्ड पास नहीं होता, इसलिए वो स्नाइपर द्वारा बिना छुए ही चला जाता है। इससे एलिस समझ जाती है कि स्नाइपर केवल उन्हीं लोगों को मारता है जो ये जान लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। थकी हुई एलिस स्नाइपर के साथ बात करने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि उसे प्रेग्नेंट होने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है और ये उसके मैरिज पर कितना प्रेशर डाल रहा है, लेकिन स्नाइपर पहले से उसके अफेयर के बारे में जानता है। वो उसके लॉजिक को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि दुनिया उसके जैसे के बिना बेहतर होगी। अचानक एक पुलिस कार स्टेशन के पास से गुजरती है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाती है, स्टोर से चुपके से बाहर निकलती है और जॉन की कार की ओर बढ़ती है। जबकि स्नाइपर रेडियो पर उसकी स्थिति जानने की मांग करता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचती है स्नाइपर फिर से फायर करता है, जिससे एलिस को पीछे हटना पड़ता है। इस बार उसे थाई में गोली लगती है। घायल और दर्द में वो खुद को वापस अंदर लाती है। वो फर्स्ट एड किट से ब्लीडिंग को रोकती है। इस बीच स्नाइपर ह्यूमैनिटी के एंड और अपनी मानसिक तर्क जारी रखता है। इधर एलिस को एक फॉर्मर एम्प्लॉय हेनरी की यूनिफॉर्म मिलती है। शायद उसे कुछ हफ्ते पहले निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी चीजें अभी भी बिखरी हुई थी, जिसमें उसकी बेटी के साथ एक फोटो भी है। वो उसकी चीजों में से एक हैक्सॉ लेती है और पैडलॉक को काटती है। इस दौरान वो अपने हाथ को घायल कर लेती है। अब वो रेडियो उठाती है और बताती है कि उसे मारने से कुछ भी हल नहीं होगा। वो उसे हेनरी कहती है, उसके लाइफ के प्रति सिंपैथी दिखाती है। फिर स्नाइपर सवाल पूछता है कि हेनरी कौन है। इससे पहले कि वो ये समझ सके कि इसका क्या मतलब है, एक और कार आती है। एक बूढ़ा आदमी गैस भरने के लिए बाहर आता है, लेकिन डग के बॉडी
बॉडी को देखकर सदमे में आ जाता है। वो कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन स्नाइपर उस आदमी को गोली मार देता है। उसकी पत्नी जो उससे अनजान होती है कार से बाहर निकलती है। एलिस उसे वार्निंग देने की कोशिश करती है लेकिन तब तक उसे भी गोली लग जाती है। ये निर्दोष कपल मारा जाता है। स्नाइपर रेडियो पर आता है और बताता है कि वो और एलिस एक ही डार्कनेस साझा करते हैं जिसे वो इविल जीन कहता है जो वो अपने होने वाले बच्चे को सौंप देगी। लेकिन एलिस कहती है कि वो एक दूसरे के समान नहीं है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसने बच्चों को न रखने का चुनाव किया है। वो नहीं चाहती कि उन्हें एक ऐसे दुनिया में लाए जो दुख और डिप्रेशन से भरी हो या किसी ऐसे व्यक्ति को रेज करने का जोखिम उठाएगी जो अंधेरे में छिपकर निर्दोष लोगों को मारने वाला कायर बन जाए। तभी उसे कार में एक यंग लड़की सिंडी दिखाई देती है जिसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ऐसी हालत देखी है। वो भागने के लिए बहुत डरी हुई है। एलिस तुरंत किलर से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती है कि वो उस बच्ची को छोड़ दे लेकिन वो जवाब देता है कि अगर वो वास्तव में उसे मारना चाहता तो वो पहले ही ऐसा कर चुका होता। फिर वो एक सवाल पूछता है कि क्या एलिस अपनी जान देने के लिए तैयार होगी ताकि सिंडी को बचा सके। बिना किसी हिचकिचाहट के वो मान जाती है। स्नाइपर उसे बच्ची को बाहर निकालने के लिए 2 मिनट देता है। एलिस सिडनी की ओर मुड़ती है, उसे सड़क की ओर भागने के लिए कहती है लेकिन उसके काफी इंसिस्ट करने के बावजूद वो अकेले अंधेरे में बाहर जाने के लिए बहुत डरी हुई थी। इसके बजाय वो शॉप में भागती है एलिस के पास सेफ्टी की तलाश में। अब कोई और रास्ता न होने पर एलिस दरवाजा बंद कर देती है और एग्जिट गेट पर ताले को तोड़ने के लिए भागती है। इसी समय स्नाइपर अपने बिल बोर्ड पर से उतरता है और शॉप की ओर बढ़ने लगता है जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए। इधर एलिस ताले को तोड़ने में सफल होती है लेकिन उसके पीछे एक और शटर है। उसके भागने की कोशिश फिर से नाकाम होती है। कोई और रास्ता न होने पर वो खुद को तैयार करती है। एलिस उस लड़की को एक कोने में छिपाती है, जो भी हथियार उससे मिलते हैं उन्हें उठाती है और खुद को तैयार करती है। स्नाइपर फाइनली शॉप में एंटर करता है और शांति से उसकी तलाश करता है। वो अनुमान लगाते हुए कहता है कि क्या उसे उसके पति ने भेजा था उसके धोखा देने पर, या वो उसका कोलीग था जिसे उसने कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने के लिए धोखा दिया। शायद वो एक दुखी फादर है जिसकी बेटी उसकी कंपनी की दवाओं के कारण मारी गई। जैसे ही वो एक कोने पर पहुंचता है एलिस उसकी पीठ में एक मेटल की छड़ चुभो देती है लेकिन वो पलटवार करता है और दोनों एक खतरनाक लड़ाई करते हैं। एलिस उसके मास्क को उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोकता है। वहीं सिडनी छुप कर देखती है। तभी अचानक एक गोली चलती है और एलिस फर्श पर गिर जाती है। स्नाइपर घायल था लेकिन वो सिडनी को ढूंढता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तभी एलिस फिर से आती है। वो उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है वो फिर से उसे मारती है, इस बार पूरी ताकत से, जिससे वो घायल हो जाता है और उसे हाइड्रोलिक प्रेस की ओर खींचती है। एलिस उसे प्लेटफॉर्म पर रखती है ये देखने के लिए कि वो कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो मास्क हटा सके मशीन ऑन होती है और उसके सिर को कुचल देती है। किलर की पहचान हमेशा के लिए खो जाती है। उसके असली इरादे एक रहस्य बने रहते हैं। एलिस अब पूरी तरह से थकी हुई फर्श पर लेट जाती है। सिडनी जिसने सब कुछ देखा अकेली रह जाती है। फिर लास्ट सीन में वो लड़की चुपचाप गैस स्टेशन से बाहर निकलती है और खाली सड़क पर चलने लगती है। वो उस भयानक रात की एकमात्र सर्वाइवर थी। ये मूवी गिल्ट, क्राइम, बदले और डार्कनेस के बारे में है। एलिस ने काफी गलतियां की थी। स्नाइपर दर्द, बदले और हर चीज का प्रतीक है जो तब गलत हो जाता है जब हम क्रोध को हावी होने देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।